के अंतर्गत श्री जर्नैल सिंह जी माननीय सदस्य माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों में तैनात मार्शलों को हटाए जाने के संबंध में चर्चा करेंगे। श्री जर्नैल सिंह जी। मैं नहीं, अब तो थैंक यू स्पीकर साहब। नहीं, प्लीज, मैं डेली लेता हूँ, आज समय देख लीजिए। नहीं, अब नहीं, मैं फिर सबके लेने पड़ेंगे मुझे। जून साहब, मैं डेली लेता हूँ, आज मानिए, प्लीज मेरी बात मानिए। नियम 54 के तहत दिल्ली के एलजी साहब द्वारा डीटीसी की बसों में तैनात बस मार्शल्स को हटाए जाने के इस गंभीर मामले पर इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। सर, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाली पार्टी के इशारों पर जब दिल्ली के युवाओं का रोजगार छीना जाने लगे तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है और बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न इस वजह से हुई पड़ी है कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2015 के अंदर 11 मई 2015 को दिल्ली की बसों को, दिल्ली के बसों में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए उसमें बस मार्शलों की तैनाती के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें खुद गृह मंत्री ने बैठक बुलाई थी। स्पीकर साहब, एक समय होता था जब भाजपा में कुछ अच्छे नेता होते थे, किरदार वाले नेता होते थे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टी को तोड़कर अगर सत्ता आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आजकल ऐसी सत्ताओं के पीछे ही भाग रहे हैं। अभी कल भी हमने हिमाचल में देखा। उन्होंने बोला था, जो कल थे वे आज नहीं है, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। हम थे, हम रहेंगे, ये भ्रम भी यूं ही पलता रहेगा। तो स्पीकर साहब, उसूलों वाली भाजपा होती थी, पर आजकल उसूल दूर दूर तक भाजपा में नहीं दिख रहे। ये सवेरे सवेरे पार्क से एक ट्रेनिंग लेके आते हैं कि हमें देश को बदलना, हमें देश की सेवा करनी है। अब कहीं तो इन्हें मौका दे देती है, उसके लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता मौका दे देती है, जी कर लो, वहाँ की बदहाली भी हम देखते हैं। कहीं जनता मौका नहीं देती, जैसे दिल्ली में नहीं दिया, 1 बार नहीं दिया, 2 बार नहीं दिया, 3 बार नहीं दिया, और ये तो ठान चुके होते हैं हमें सेवा करनी है, हमें बेड़ा गर्क करना है। तो जहाँ मौका नहीं मिलता, जहाँ जनता इन्हें नहीं चुनती, वहाँ फिर कभी कभी चंडीगढ़ जैसे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि नतीजे ही बदल दो। उसके बाद भी बात नहीं बनती तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के माध्यम से किस तरीके स्टेट के कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो अपने आप में सारे देश के एक बहुत अंदर खराब माहौल बना चुका है। हर दिन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे लेटर्स गवर्नर और एलजी साहब के माध्यम से भेजे जाते हैं, हम खुद फेस कर रहे हैं। इवन स्टेट्स के अंदर जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां इस तरीके की इंटरफेरेंस देखी जा रही है। तो 11 मई 2015 की इस बैठक के बाद स्पीकर साहब, बस मार्शलों की कानूनी स्थिति पर आपत्ति और सवाल उठाते हुए डायरेक्टर होमगार्ड को एक ऑफिस लेटर जारी किया गया। 17 जून 2015 को उनको निर्देश दिए गए मंत्री जी की तरफ से कि दिल्ली की बसों में 4000 होमगार्ड की भर्ती की जाए, पर 18 जून को कहते हैं कि हम 4000 नहीं दे सकते, हम 2000 ही दे पाएंगे। फिर दिल्ली के सीएम साहब एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली के लोगों की जो बसों के अंदर सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस मीटिंग के अंदर वो कोई अल्टरनेट व्यवस्था खोजते हैं कि चलो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनको क्यों ना इनरोल कर दिया जाए। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की अगर बात करूं स्पीकर साहब, तो ये वो वॉलंटियर्स हैं, जब कोविड का दौर चल रहा था तो उस दौर के अंदर घरों के अंदर जो लोग थे कोविड के मरीज, उनको खाना पहुंचाने से लेकर वैक्सीनेशन के दौर में जब लोग खुद के बाहर नहीं निकलते थे, तब तक सारी ड्यूटीज इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने बखूबी निभाई है। इसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता गया स्पीकर साहब, आगे बढ़ता गया। फिर एक बार इनकी तरफ से बोल दिया जाता है कि बसों के अंदर तो पैनिक बटन भी लगे हैं और सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। सीसीटीवी कैमरा का अपना रोल है स्पीकर साहब, और पैनिक बटन का अपना रोल है। ये बाद में क्राइम कंट्रोल करने में तो सीसीटीवी कैमरा सहायक हो सकता है, पर उस टाइम क्राइम रोका नहीं जा सकता। स्पीकर साहब, मैं
अपनी बात चर्चा की शुरुआत में 3 पॉइंट्स पे लाके कंक्लूड करना चाहता हूं कि 2015 से लेकर 2022 तक ये स्कीम चली। अब ये कोई 1968 सिविल डिफेंस एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि सिविल डिफेंस एक्ट के तहत तो इनको सिर्फ आपदा में यूज किया जा सकता है, और इस बहाने से इन्होंने एलजी साहब ने रेवेन्यू सेक्रेटरी के माध्यम से इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया बीजेपी के इशारों पर। अब स्पीकर साहब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ये योजना अवैध थी तो 7 साल कैसे चल गई? इसी सदन से हर साल बजट भी पास हुआ, और अगर वैध है तो आप क्यों बहाना मार रहे हैं कि इसको तो कैबिनेट की मंजूरी चाहिए, इसको तो कैबिनेट से पास होना चाहिए? अगर ये अवैध है तो आप उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? 7 साल तक जिन अफसरों ने बजट पास किया, और वैध है तो इसको फिर आप लागू क्यों नहीं होने देते? स्पीकर साहब, ये नाम तो बार बार राम का लेते हैं और राम के नाम के सहारे सारे ऐसे काम करते हैं जो राम जी को पसंद नहीं आते होंगे। मैं 2 लाइनें बोल के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कितनी दिक्कत होगी पता है? राम समझ आ जाए तो राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह है कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहने का मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब रामलला के खातिर क्या इतना भी ना कर पाओगे? अरे शबरी के जूठे बेर खाओगे तभी तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। अध्यक्ष जी, ये अहंकार भाजपा का इस देश को बर्बाद कर चुका है। चुनी हुई सरकारों के खिलाफ काम ना करने देने की इनकी आदत देश का भट्टा बिठा रही है। तो भाजपा वालों को परमात्मा सद्बुद्धि दे। दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सर्विस जो इन्होंने रोकी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने गंभीर चर्चा करने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्री अजय दत्त जी 5 मिनट के बाद आज भी लगभग इसी विषय पर इस सदन पटल पर बहुत गंभीर चर्चा हुई है। दिल्ली की महिलाओं के मान सम्मान से, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, जिस पर मैं एक संकल्प सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहूंगा आपकी अनुमति से। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 29 फरवरी 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस महान सदन के संज्ञान में यह रहा है कि किस प्रकार से दशकों से महिलाएं डीटीसी की बसों में उत्पीड़न और बुरे बर्ताव का शिकार होती रहती थी और इन बसों में सफर करने में सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। इसके दृष्टिगत दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वर्ष 2015 से दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मार्शलों को तैनात करके महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया, जिसके लिए सदन उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। मार्शलों की तैनाती होने से बसों में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ होने वाली हिंसा, अपराध और अपमानजनक हरकतों पर रोक लग गई। दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में तैनात किए गए इन 8,000 से भी ज़्यादा मार्शलों में से लगभग 4,000 होमगार्ड्स, 3600 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और लगभग 400 पूर्व सैनिक थे। आश्चर्यजनक रूप से जनवरी 2023 से ही वित्त विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बसों में तैनाती पर आपत्ति जताने लगे और अप्रैल 2023 से दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री और वित्त मंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के वेतन का भुगतान रोक दिया गया और परिवहन विभाग ने भी वर्ष मार्शलों की तैनाती की जरूरत पर आपत्ति लगाना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जबकि दिल्ली की सरकार के परिवहन मंत्री, वित्त एवं राजस्व मंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बसों में बस मार्शल के रूप में तैनात करने के बिल्कुल साफ स्पष्ट निर्देश दिए थे, दिल्ली सरकार के दोनों मंत्रियों के निर्देशों के बावजूद राजस्व विभाग ने 1 नवंबर 2023 को आदेश जारी कर बसों में तैनात सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटा दिया। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भी इन मार्शलों की बहाली को मंजूरी देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप बस मार्शल के रूप में काम करने वाले हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अब बेरोजगार हो गए हैं और बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को एक बार फिर से असुरक्षा और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में मैं इस सदन के पटल पर प्रस्तावित करता हूं
कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर को बस मार्शल के रूप में दोबारा तैनात किया जाए। दूसरा, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए माननीय उपराज्यपाल को इन बस मार्शलों की नियुक्ति की नीति को मंजूरी देनी चाहिए और संबंधित मंत्रियों के निर्देशों की अवहेलना करके बस मार्शलों को हटाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा, यह सदन यह भी प्रस्तावित करता है कि राजस्व मंत्री और परिवहन मंत्री को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बतौर बस मार्शल बहाल करने की मांग करनी चाहिए। अजय दत्त जी, 5 सिविल डिफेंस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके अगर बैकग्राउंड देखें तो कोरोना काल में उन लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं दी जो कोई दे नहीं सकता। हमने पर्सनली देखा लोगों के घर खाना पहुंचाने से लेकर राशन पहुंचाने से लेकर दवाइयां पहुंचाने से लेकर सारे काम किए। और उसी घटना में कई सारे सिविल डिफेंस के ऑफिसर शहीद भी हुए और एक ऑफिसर मेरी विधानसभा में भी शहीद हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने उस शहीद सिविल डिफेंस ऑफिसर को 1 करोड़ की धनराशि दी गई और जिसकी वजह से उनको सम्मान भी मिला। जब ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स को लगाने की बात की तो उसके पीछे मंशा थी सेवा की, क्योंकि सिविल डिफेंस के ऑफिसर सेवा भाव से काम करते हैं। और नवंबर के महीने में 23 नवंबर 2019 को 4200 सिविल डिफेंस के ऑफिसरों को ये सेवा करने का मौका दिया। बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा करने का मौका दिया। बस के अंदर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहे, कोई महिलाओं के साथ बदतमीजी ना करे, कोई जेब ना कटे, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। और अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ सिविल डिफेंस के ऑफिसर जो बस के अंदर अपना कार्य कर रहे थे, महिलाओं की सुविधा का कार्य कर रहे थे, उस समय ना सिर्फ ये महिलाओं की सुरक्षा का कार्य कर रहे थे, उसके अलावा जो नीचे बस में जो लोग जाते हैं उनकी लाइन लगवाने से लेके और बस को पूरा कहीं से अगर टर्न लेना, ये सारे कार्य कर रहे थे। तो ऐसे सेवा कर्मियों को ये मोदी सरकार के कहने पे, एलजी साहब के कहने पे इन अफसरों ने निकाल दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, तुमने 2 करोड़ देश के अंदर नौकरियां देने की बात की थी, आज तुम 4200 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हो। मैं ये बात करना चाहता हूं इस देश का युवा कहां जाए। मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये सर्विस देने वाले लोग जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा ना करके कोरोना के समय दिल्ली के अंदर सुरक्षा प्रदान की, ये लोग जो एक मेरे यहाँ पर भरतलाल जी बैठे हैं जो सिविल डिफेंस में काम करते थे और बस मार्शल का काम कर रहे थे, उन्होंने खुद एक बार बस के अंदर एक जेब कतरे को पकड़ा और उस जेब कतरे से वहां की महिला का पर्स भी बचाया और उससे झगड़ा तक हो गया, लेकिन जेब कतरे को छोड़ा नहीं। तो ऐसे बस मार्शलों को हम सल्यूट करते हैं। ऐसे बस मार्शलों को हमें देश के अंदर और अच्छी ट्रेनिंग देकर काम कराना चाहिए। इन्होंने बस आनंद फानन में किसी भी आदेश को पारित करके और इनको निकाल दिया। और ये वो लोग हैं जो ये वो लोग हैं, देखिए बस 1 मिनट और लेके खत्म कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो बस मार्शल के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा करते हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो 3 लेयर सिक्योरिटी जो बनाई है, जिसमें कैमरा लगाया, पैनिक बटन लगाए और मार्शलों को तैनात करके महिला सुरक्षा प्रदान की, जिससे कि निर्भया जैसे कांड दोबारा ना हो सके। उसके बाद इन लोगों की रोजी रोटी वहां से चलती थी। तो बीजेपी वालों, तुमने इनकी रोजी रोटी छीनी है। मैं सभी बस मार्शलों से कहना चाहता हूं कि आज हम सब कह रहे हैं कि ये ऑफिसर जानबूझ के दिल्ली सरकार के कामों को रोक रहे हैं, आपकी रोजी रोटी को रोक रहे हैं। इनके घर पे धरना दो, एलजी साहब से पूछने जाओ कि हमारी रोजी रोटी क्यों इन्होंने छीनी है। और दिल्ली के अंदर आज चुनाव जब होने जाएंगे तो आप सब लोगों से कहना कि ये लोग हमारी रोजी रोटी छीनते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री साहब को काम करने नहीं देना चाहते। ये बात आप सबको कहनी है घर घर जाके। हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे और आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए जो सेवा प्रदान की है बस में, उनको सल्यूट करते हैं और उनको सल्यूट करते हैं जो 4200 लोगों को नौकरी दी, उनको भी सल्यूट करते हैं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने जर्नैल भाई के द्वारा माननीय राज्यपाल द्वारा जो परिवहन निगम में बसों में जो हमारे मार्शल तैनात थे उनको हटाए जाने पर जो उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए आगे अपनी बात रखना चाहता हूं। अभी दिलीप भाई ने भी अपना संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 जो हमारे मार्शल्स हैं वो आज हड़ताल पे बैठे हैं। आखिर कारण क्या हुआ? आज ये स्थिति है कि हमारे दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। आप थाने में चले जाइए, थाने वाले कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होते। वो कहते जब तक कोई वारदात नहीं होगी तब तक आप आना मत। ये हालात हैं दिल्ली में। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने महिला सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल्स की तैनाती की, क्योंकि हमने देखा कि डीटीसी की बसों में महिलाएं जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि वहां पर सुरक्षा की भावना नहीं है। छेड़ाखानी बहुत होती थी, जेब कतरे बहुत होते थे। जब से हमारे मंत्री जी ने मार्शल्स की तैनाती बसों में की, उसके बाद से ना तो वहाँ पे जेब कतरों की संख्या नजर आती है अंदर, ना ही वहाँ पर अब महिलाओं के साथ कोई छेड़ाखानी होती है। तो ये उसके बाद वहाँ कैमरे भी लगाए गए और साथ में पैनिक बटन लगाया गया ताकि कहीं और भी ऐसी कोई स्थिति हो तो उसमें हम लोग महिलाओं की सुरक्षा और तरीके से कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्भया कांड हमने देखा। निर्भया के समय जब बस के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, उसको लेकर पूरे दिल्ली के अंदर तहलका मचा। लोग जागरूक हुए, सड़कों पर उतरे महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन हमारी सरकार जब आई तो सबसे पहला हमारा मुद्दा था महिलाओं को सुरक्षा देना। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए। जगह जगह पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, साथ में बसों में मार्शल्स नियुक्त हुए। सर, मार्शल्स की हमने देखा कि हमारे यहाँ मार्शल्स जो हैं आर्मी के लोग हैं, रिटायर्ड, हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं। सिविल डिफेंस की जितनी भी हमारी टीम लगी हुई है, इन लोगों ने कोरोना में जो काम करके दिखाया वो कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने अब जान को हथेली पर रखकर कोरोना में घर घर खाना पहुंचाना, दवाइयां लेके पहुंचना, सारे कार्य किए। मैं ये देख के हैरान था कि इतनी मेहनत करने वाले मार्शल्स जो हमारे यहाँ बसों के अंदर हम देखते थे कि वो जगह जगह खड़े हो जाते थे, महिलाओं को उतारते थे, उनको हटा दिया गया। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे 10,000 सिविल डिफेंस के और आर्मी के वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, इनको बहाल किया जाए। बीजेपी वालों को लगता है कि इन्होंने 10,000 आदमियों को नौकरी दे दी, इनके साथ इनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। लगभग एक घर में 4 आदमी भी जोड़े तो 5-5 वोटर हैं, यानी लगभग 40 से 50,000 वोटर हैं। इनके डर यही है इनके अंदर कि इनको हटाया जाए, और नहीं तो ये जितने वर्कर काम कर रहे हैं हमारे सिविल डिफेंस के और सारे लोग जो मार्शल्स के तौर पे, ये कहीं ऐसे ना इनके कार्यकर्ता बन जाएं, इनके साथ हो जाएं। क्योंकि आप जब किसी का अच्छा करते हैं तो आपके लिए अच्छा करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जो हमारे एलजी साहब के जितने भी बैठे अधिकारी हैं, उन्होंने किस तरीके से इन्हें हटाया है हर कोई जानता है। सर, मेरे यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम इकट्ठी होकर मेरे ऑफिस में आई। ऑफिस में आने के बाद उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया, तो मैंने जब ज्ञापन पढ़ा तो उसके अंदर सारा पॉलिटिकल मैटर नजर आया। मैंने उनसे कहा कि एक चीज बताइए, आपको जब नौकरी मिली, एक तरीके नौकरी के तौर पे आप लोग रहे, आपको तनख्वाह भी मिली, जब तक मिलती रही तब तक आपने कुछ नहीं कहा। जब आपको मिलना बंद हुआ और आप ये भी जानते हैं कि किन लोगों ने आपको हटाया है, वो बोले कि हमें मालूम है। मैंने इसके बाद अगर मालूम है तो आप एलजी ऑफिस के सामने धरना दो ना, क्यों देते हो आप वहां जाकर? सेक्रेटेरिएट के सामने आप धरना दे रहे हैं। तो उन लोगों के समझ में आया कि हम पॉलिटिकल दबाव में फंसे हुए हैं, बीजेपी के लोगों के बीच में फंस गए हैं। अब वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। और मैं आज माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से भी अनुरोध है कि वो इन सब लोगों को वापस इनकी जॉब पे रखें। और मैं इन डिफेंस वॉलंटियर से भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी आंखें खोलिए और राजनीतिक दबाव में ना आए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परमिला जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करती हूँ इन मार्शलों को और सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता उन सभी को, क्योंकि जब इतनी भयंकर महामारी थी, जब हमारे परिवार के सदस्य भी आपस में नहीं मिलते थे, नहीं बात करते थे, जब इन्होंने वो सेवाएं दी हैं। और मुझे लगता है कि जो भाजपा ने एयरपोर्ट
बेच दिया, रेल बेच दी। मुझे लगता है इन्होंने शर्म भी बेच खाई है अपनी, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे विदुरी साहब जी इसी सदन में अभी इन्होंने बोला था कि केजरीवाल जी ने बोला था कि हम नौकरियां देंगे, नौकरियां दे रहे हैं तो ये छोड़ते नहीं है। इन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज और 1 किलो चावल देते हैं। इनको वो तो खैर बेच ही खाई है, शर्म तो है ही नहीं। और मुझे लगता है कि भाजपा वालों ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है सभी ने। सच तो मुझे लगता है कि सच्चाई भी इन्होंने बेच दी है, सच तो इन्होंने बोलना ही नहीं है। ये दो चीज इनके पास फिर ये तो खरीदने के बाद भी नहीं इनको मिलेगी अब। और जिस प्रकार से ये बोलते हैं कि हम 80 करोड़, मुझे लगता है कि ऐसा ही चलता रहा 80 करोड़ से लेके, क्योंकि जो हमारा राजा है, जो हमारे देश का जो राजा होता है या उनको पिता कहे, उनके 5-6 ही राजा पुत्र हैं जो उनके लिए वो काम करते हैं। औरों को तो उन्होंने भिखारी ही बनाना है, कटोरा ही देना हाथ में। और अध्यक्ष जी, मैं तो ये मांग करती हूँ जितने भी भाजपा के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उन सभी के घरों में 4 किलो गेहूं और 1 किलो अनाज दे, वो मुझे दिखाएं कि वो पूरा महीना कैसे निकालेंगे उसमें। और जिस प्रकार से श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बसों में मार्शल लगाए, अध्यक्ष जी, वो खाली महिलाओं के लिए नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए भी हेल्प करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। और ये इतना अवैध था कि 2015 से और 22 तक इन्होंने वेतन दिया और अब वो कह रहे कि वेतन नहीं देंगे। ये इतना अवैध था, तो अब से 15 से 22 तक इन्होंने कैसे उनको वेतन दिया और अब कैसे ये गलत हो गया। मेरे अध्यक्ष जी, मैं यही मांग है कि जिन अधिकारियों ने ये अभी इनका वेतन रोका है, मार्शलों का और सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों का, मैं आपसे मांग करती हूँ कि उनको, जो भाई दिलीप पांडे जी ने संकल्प किया है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। और जो ऐसे अधिकारी हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। और जो मार्शल और सिविल डिफेंस के जो 10,000 बच्चे हमारे छोटे बहन भाई बैठे हैं, उनको जल्द से जल्द वापस उनकी नौकरी दी जाए ताकि वो अपना घर खर्च चला सके। मैं बस इतना ही आपसे निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान कैलाश गहलोत जी, माननीय मंत्री। बोल, मेरे पास स्लिप नहीं आई। बिजली जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य सरदार जरनैल सिंह जी के द्वारा नियम 54 के तहत सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, या ये कहिए कि बस मार्शल्स का मामला उठाया है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली हो, मैं इसके पक्ष में हूं। भाजपा विधायक दल ने अपनी राय उनके पक्ष में व्यक्त की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से ये मार्शल्स दिल्ली सरकार के सेक्रेटेरिएट पर धरना लगाकर बैठे हैं। मुझे जानकारी भी मिली है कुछ मार्शल्स की मृत्यु हो गई, उनके परिवार बहुत संकट में हैं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर जानना चाहता हूं कि सरकार को एक लंबा समय मिला इनको नियमित करने का, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के मैंने अनेक वीडियो, इनके स्टेटमेंट्स उनके पक्ष में देखे हैं। उनको नियमित करने का वायदा दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया।
आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा? उनकी भर्ती के बाद उनको नियमित किया जाना था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। इसका समाधान कैसे निकले, इस पे चर्चा करके कोई रास्ता निकले, मैं उस पक्ष का हूं। अब यह जानकारी भी दी गई है, वह ठीक है या गलत है कि दिल्ली सरकार ने यह स्वीकार कर लिया और फाइल पर नोटिंग है, इनकी जो भर्ती हुई उसमें नियमों का पालन नहीं हुआ। इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? दिल्ली सरकार के अनेक विभाग हैं, क्लास 4 की हजारों नौकरियां खाली पड़ी हैं। यह सदन इस बात के लिए प्रस्ताव पास करे कि यदि किन्हीं कारणों से उनकी भर्ती नियमों का उल्लंघन करके, मान लो, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हुआ है, यदि है, अब वो कहीं दूसरी जगह उनको कोई नौकरी मिल नहीं सकती, बहुत उम्र भी हो गई है, तो दिल्ली सरकार के जो अनेक विभाग हैं उसमें हजारों क्लास 4 की नौकरियां खाली पड़ी हैं। इन सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को, मार्शल्स को सरकार उन विभागों में नौकरी दे। यह मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मांग करना चाहता हूं। और जरूर, क्योंकि ये लोगों में इस बात का प्रचार किया जा रहा है और जो हमारे मार्शल्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है कि यदि सरकार ने ठीक से स्टैंड लिया होता तो उनको नौकरी से नहीं निकाला जाता। क्या कारण रहे हैं कि सरकार को फाइल पर यह नोटिंग देनी पड़ी कि नियमों का उल्लंघन करके इनकी भर्ती हुई है? मैं जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा और उनकी बहाली हो। मैं इसका जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं। उसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम उसके लिए जाएंगे। उनके साथ न्याय हो। बहुत ही उनकी जो स्थिति है मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, बहुत दुखद है। चलिए, तो इसका कोई रास्ता मिल बैठकर निकालना चाहिए। क्या रास्ता हो सकता है? मैं उस हक का आदमी हूं। मुझे आपने समय दिया, बहुत बहुत आभारी आपका। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर आग्रह करते हुए कि इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट है और दिल्ली के लोग या दिल्ली के ये मार्शल्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ही ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो निश्चित तौर पे कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी कैलाश गहलोत जी। अध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीर विषय इस सदन में है और काफ़ी मान्य विधायकों ने चर्चा की और अभी जो दिलीप भाई का संकल्प है मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष जी, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, 2015 से लगातार बस मार्शल्स बसों में तैनात थे और उसके पीछे भी मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बात करूँगा क्योंकि काफ़ी चर्चा हो चुकी है इस इशू पे। लेकिन कहीं ना कहीं मकसद सिर्फ इतना था कि जो यात्री हैं और स्पेशली जो फीमेल पैसेंजर्स हैं और बसों में जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सुरक्षा का जो मामला है, और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन था कि बसों में जब हमारी महिलाएं सफ़र करें तो उनको ऐसा लगे कि जैसे वो अपने घर में हैं, उनका कोई परिवार का एक सदस्य है, कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई बहन है जो उनकी सुरक्षा के बारे में। और ये चीज़ जब सीएम साहब खुद बसों में महिलाओं के बीच जब गए थे बसों में, तो महिलाओं ने खुद कहा ये चीज़ और मैं साथ में था कि जी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए कोई हमारा अपना है जो कि वर्दी में भी है। ये सोच सिर्फ इतनी थी और पूरी दुनिया में, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में, चाहे वो इस देश की सबसे बड़ी सरकार हो, सबसे बड़ी पार्टी हो, और चाहे दुनिया में कोई और जितने डेवलप्ड नेशंस हो,
किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पे इस तरह की स्कीम को लॉन्च किया जाए। महिलाओं का सफर जो है वो किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। तो 2015 से फिर महिलाओं का सफर फ्री हुआ। 2019 में तो सीएम साहब का निर्णय था कि भाई सभी बसों में मार्शल्स तैनात किए जाएं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी मैं था, रेवेन्यू मिनिस्टर भी मैं था। ये जो बार बार ये बीजेपी वाले कहते घूम रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। डीजी होमगार्ड्स को बुलाया गया कि भाई आप इतने होमगार्ड्स हमें दे दें, 14,000। बार बार उनसे मीटिंग की गई, बार बार एडवर्टीजमेंट इशू किए गए। डीजी होमगार्ड ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम इतने होमगार्ड नहीं दे सकते। हमने दोबारा पूछा, बोला जी बिल्कुल नहीं दे सकते इतने होमगार्ड, हम 3-4 हज़ार से ज्यादा होमगार्ड नहीं दे सकते। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो डिजास्टर से कम नहीं है ये चीज, अगर किसी शहर में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अगर पैसेंजर सुरक्षित नहीं है, तो डिजास्टर का मतलब ये नहीं कि कहीं आग लग गई, कहीं अर्थक्वेक आ गया, ये भी एक तरह का डिजास्टर है। और जब उस टाइम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी थे, उन्होंने फाइल पे इस चीज को माना, तभी हमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दिए। उसका बैकग्राउंड ये है। कौन कह रहा है कि बस मार्शल्स की नियुक्ति में इलीगल चीजें हुई हैं? आप बताइए। बिदुड़ जी इतने रिस्पॉन्सिबल, अभी कह रहे थे मैं बड़ा सीनियर हूं, हम कह रहे हैं सीनियर है, हम आपका आदर करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अलग बात है, आजकल थोड़ा भावुक होके किसी की बड़ाई करने के मामले में कुछ गलत चीजें कह जाते हैं। लेकिन कहां है? अच्छा ये कह रहे हैं कि जी हमने अपॉइंट कर दिए बस मार्शल। अधिकारियों की नोटिंग है कि जितने भी बस मार्शल्स हैं वो सारे डीएम को, और कोई सेंट्रलाइज तरीके से भी बस मार्शल्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। और बाकायदा उनके पैरामीटर्स थे, बाकायदा उनके पैरामीटर्स थे बस मार्शल्स के। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और उसको ले लिया गया। उनके बाकायदा पैरामीटर्स थे बस मार्शल्स के कि भाई हाइट इतनी होगी, 165 सेंटीमीटर मेल की है, 150 सेंटीमीटर फीमेल की है, कम से कम 8वीं क्लास वो पास होने चाहिए, अपर एज लिमिट 50, ये मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, मिनिमम 1 ईयर की ऐसी कंडीशन होगी, वुमेन कैंडिडेट्स भी अप्लाई किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें फाइल में। उसके बाद डिसेंट्रलाइज तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ। 11-12 डीएम जो है उन्होंने बाकायदा उन कमेटी बनी, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। तो कौन कह रहा है कि भाई ये सारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं? ये सिर्फ बहाने हैं। उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना था कि किस प्रकार से एक जो स्कीम अरविंद केजरीवाल जी लॉन्च की, और ये तो बार बार हम कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो, उनको महिला सुरक्षा से कोई मतलब है नहीं। ये बिदुड़ जी कह रहे थे अभी कि जी वहां पर सचिवालय में धरने पे बैठे, तो भाई आप लोगों ने क्या किया? अगर ये कह रहे हैं कि ये उनके साथ हैं, तो इन्होंने क्या किया? बीजेपी का कह रहे हैं कि विधायक दल उनके साथ है। ये अध्यक्ष जी सरासर राजनीति हो रही है, और घटिया राजनीति है। बस मार्शल जो बनना चाहता है वो कोई संपन्न परिवार से नहीं है, ना उसके पास कोई अच्छी नौकरी है, तब जाके वो, अच्छा ये परमानेंट नौकरी भी नहीं है, उनको तो पर दिन का, हर दिन का ऑनरी मिलता है। तो बस मार्शल कौन बनना चाहेगा? जो बेचारा गरीब परिवार से है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, रूरल एरिया से मोस्टली। मैं तो खुद ऐसी विधानसभा से आता हूँ। कल मैं 3 गांव गया अध्यक्ष जी, कंझावला, निजामपुर, सावदा। आप यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, वहां भी बस मार्शल जो है, जब उनको पता चला कि परिवहन मंत्री यहां पे आ रहे हैं, वहां भी मेरे सामने बस मार्शल, और मुझे वाकई में मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब क्या बोले इनको? एक व्यवस्था जो, जिससे कि तीनों चीजें हो रही हैं, पैसेंजर्स को सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको नौकरी मिल रही है, मतलब उनके भी दुश्मन बन गए। और बिदुड़ी जी को मैं इनके इतना रिगार्ड करता हूं, पर पता नहीं इनके ऊपर क्या दबाव है। ये बार बार खड़े होके केवल राजनीति कर रहे हैं। अभी कह रहे थे सर्कल रेट की बात कर रहे थे, भाई किसने भेजी सर्कल रेट की फाइल वापस? 2 बार कह रहे जी मैं किसान का बेटा हूं। कौन से किसान के बेटे हैं? भाई 2 बार हम फाइल भेज चुके हैं। पर अध्यक्ष 2 चीजें हैं, या तो ये बहुत
वो हैं या बहुत समझदार हैं। अब वो है नहीं, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। मैं इतना आपको कहना चाहूँगा, ये इतने सीनियर लीडर हैं और मुझे लगता है कि एलजी साहब टाइम भी नहीं देते इनको, क्योंकि अगर टाइम देते होते तो ये जाके बोलते। कह रहे हैं सर्कल रेट, कौन करेगा सर्कल रेट? 2 बार हम फाइल भेज चुके हैं बना के। पहले इन अफसरों की बात करो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, अफसर एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर की जॉइंट मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर के सामने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के सामने, सेक्रेटरी होम के सामने हमने आदेश दे दिए कि भाई जब तक अगर आप ये चाहते हैं कि अगर ये इन बस मार्शल का काम नहीं है तो जब तक इसका कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, कह रहे थे जो, तो कैबिनेट नोट किसको पुटअप करना था? अगर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर इनको रेगुलाइज नहीं किया गया, पहले बात तो किस चीज़ का रेगुलाइज करना था? बस मार्शल्स काम कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सहमति दी हुई है। बस मार्शल्स की रिक्रूटमेंट कहाँ से हुई? उनकी कोई अलग से थोड़ी रिक्रूटमेंट हुई। सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो लगातार निष्काम सेवा, मतलब बिना किसी लालच के उन्होंने कई साल जो है वो अपनी सेवाएं दी, वही लोग। अच्छा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर थोड़ी सिर्फ बस मार्शल हैं। आप देखिए पूरी दिल्ली में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो ऑड इवन का समय हो, माननीय सीएम साहब भी बोलेंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा कि कितने बस मार्शल ने कितना बढ़िया काम किया। सीएम साहब ने खुद उनको आके उनकी पीठ थपथपाई, किडनैपिंग से लेकर और जितने भी चीजें हैं। तो मिनिस्टर्स के डायरेक्शन के बावजूद लगातार, और मेरे पास जितनी बार भी फाइल आई एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर, एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैंने बार बार क्लियरली ये लिखा है कि भाई आप ये कह रहे हो कि सीसीटीवी पैनिक बटन, अब ये बताइए बच्चियां किडनैप हो रहा है, उसमें सीसीटीवी क्या करेगा? वो तो बाद की बात है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस जो है उसको यूज करेगी। अच्छा, सीसीटीवी भी ये कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षा, निर्भया फंड से 1 पैसा नहीं दिया दिल्ली सरकार को, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। पहले कहते हैं हम सरकार को पैसा देंगे, लेकिन माननीय सीएम साहब की सोच और उनका दिल, मुझे आज भी वो याद है कि मैंने सीएम साहब को कहा जाके कि जो निर्भया फंड से 1 पैसा नहीं मिलेगा, ये जो सीसीटीवी और पैनिक बटन हम लगाना चाह रहे हैं इसमें 200-250 करोड़ रुपए का खर्चा है। मुझे मेरे वो चीज़ कानों में गूंज रही है कि कैलाश आप चिंता मत करो, ये हमारी कमिटमेंट है, मेरी कमिटमेंट है दिल्ली वासियों की कि जो हमारी महिलाएं, और ये भी बताना चाहूँगा पूरे देश में, ये बार बार कहते रहते हैं डीटीसी घाटे में चलेगी, डीटीसी घाटे में चलेगी। हम ये तो कभी नहीं कहते कि स्कूल घाटे में चले गए। हमने कहा है कभी स्कूल घाटे में चले गए? हमने कहा है कि हॉस्पिटल घाटे में चले गए? तो कौन से घाटे में चले गए? सरकार का फैसला है कि भाई हम किराया नहीं बढ़ाएंगे। हम लोगों को पोल्यूशन को माइंड में रखते हुए हम एनकरेज कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलें, वो बार बार उस पर चले जाते हैं। ये तो कभी नहीं कहेंगे पूरे देश में केवल एक सरकार है जिसकी जितनी भी बसें हैं, और ये अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है उसका एक चेहरा है। हर बस में सीसीटीवी है, पैनिक बटन है, जीपीएस हैं, और ये भी सारी महिला सुरक्षा को देखते हुए हैं। तो वो चीज़ तो कभी नहीं कहेंगे। तो अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से इन्होंने एक और भी उठाया, लाल डोरा। एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर मेरे आदेश हैं फाइल पे, और एक बार नहीं कम से कम 3 बार आदेश दिए कि भाई लाल डोरा बढ़ाया जाए। अफसरों ने क्या कहा? से मामला हो जुड़ा, जमीन से जुड़ा मामला है, ये तो एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में। तो कौन काम रोक रहे हैं? कह रहे हैं जी मैं किसान का बेटा हूं, विद्रोह जी बाबर खड़े हुए कह देते हैं। भाई सिर्फ कहने से नहीं होगा, अगर आप वाकई में किसानों के हित की बात करते हैं तो फिर जाके एलजी साहब से मिलिए और ये पूछिए कि उन्होंने फाइल 2 बार क्यों लौटाई। उनसे पूछें कि सर्कल रेट आपने क्यों नहीं बढ़ाए। अभी एक और चीज कही इन्होंने, ऑल्टरनेट प्लॉट किसने देने हैं? ऑल्टरनेट प्लॉट वो तो लैंड एंड बिल्डिंग का डिपार्टमेंट है जिन्होंने देने हैं, वो भी एलजी साहब को करना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये बार बार खड़े होकर ये कहते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भाई सारे काम, 3 काम आपने कहे, तीनों काम, और चौथा बस मार्शल्स का, बस मार्शल किसने हटाए? मुझे कोई संकोच नहीं है इस पूरे सदन के बीच ये कहने में कि बस मार्शल्स को हटाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है और बीजेपी के तहत ये साजिश हुई है, इसमें कोई संकोच नहीं कहने के लिए। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बस मार्शल के साथ पूरी सरकार, ये पूरा सदन, और केवल सदन ही नहीं, पूरी दिल्ली की जनता उनके साथ है। उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, मैं समझ सकता हूँ कि केवल जो
मेरे ख्याल से 15 से 16 हज़ार रुपये महीने के जो कमाता है उसका परिवार कैसे चलता है वो मैं समझ सकता हूँ। और ये बहुत ही घटिया राजनीति इनके साथ की गई है, लेकिन उनको ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पूरी सरकार, सीएम साहब जो हैं वो पूरे उनके साथ हैं और जब तक उनकी बहाली नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री